नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे गिल्लू का। गिल्लू आपके पाठ्यक्रम में एक रेखा चित्र है। गिल्लू और इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य में संस्मरण संस्मरण और रेखा चित्र लेखन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके जैसा संस्मरण और रेखा चित्र लिखने वाला हिंदी साहित्य में दूसरा कोई लेखक नहीं है। महादेवी वर्मा मूलतः कवि हैं और जब कवि किसी चीज का वर्णन करता है तो उसमें भावुकता रहेगी। जैसे सुमित्रानंदन पंत की पंक्तियों को हम लोग याद करें तो वो लिखते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकलकर आंखों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। तो भावुकता उसमें होगी। उसी तरह महादेवी वर्मा के कहानियों में, रेखा चित्र में, संस्मरण में भावुकता रहती है और करुणा और दर्द अभिव्यक्त होता है इनके संस्मरण या रेखा चित्र या कहानियों में या कविताओं में। छायावाद के चार स्तंभों में से एक है प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। प्रत्यभिज्ञा दर्शन से ये प्रभावित हैं। प्रत्यभिज्ञा दर्शन, अद्वैतवाद से प्रभावित है ये दर्शन और इससे प्रभावित हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का एक गद्य संग्रह है। इनका एक गद्य संग्रह है। गद्य संग्रह का नाम है मेरा परिवार। अब मेरा परिवार में इन्होंने उन सभी जीवों का, उन सभी मानवेतर प्राणियों का, मानवेतर मतलब मानव से लेकर जो मनुष्य नहीं है, उन प्राणियों का भी उल्लेख उन्होंने किया है। जैसे गौरा, इनका एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है गौरा। और गौरा है एक गाय जो इनकी देखरेख में रहती है। उसी तरह सोना एक हिरणी जिसको इन्होंने पाला था। उसी तरह गिल्लू भी एक गिलहरी है जिसको महादेवी वर्मा ने पाल रखा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि यह महादेवी वर्मा जो कवियत्री हैं, यह जो लेखिका है इसकी गिल्लू की, ये मूलतः कवियत्री हैं और इन्होंने लंबी लंबी कविताएं लिखी हैं, लंबे लंबे गीत इन्होंने लिखे हैं। वो गीत उसी प्रकार के हैं जैसे मीरा के होते थे, तो इसलिए इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा। निराला और पंत को ये अपना भाई मानती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी प्रिय सहेली थी, जिन्होंने लिखा है झांसी की रानी कविता, आप लोग जानते होंगे। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान इनकी सहेली हैं। लेखिका का परिचय हो गया। अब थोड़ा सा कहानी देख लेते हैं कि कहानी में क्या है। गिल्लू जो कहानी है, कहानी वास्तव में इसको नहीं कहना चाहिए, इसको कहना चाहिए रेखा चित्र ही। रेखा चित्र ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी इसको कहा। इसमें एक गिलहरी के बच्चे का वर्णन है। इलाहाबाद में रहती हैं। इनका जो आवास है उसके बाहर सोन जूही का पौधा लगा हुआ है। सोन जूही एक फूल होता है। सोन जूही एक फूल होता है, इसका पौधा इनके आवास के बाहर लगा हुआ है। सोन जूही में लगे पीली कली को देखकर, सोन जूही में पीली कली लगी है, उसको देखकर इनको कुछ याद आने लगता है।
पूर्व दिक्ति में चली जाती हैं, जिसको अंग्रेजी में फ्लैशबैक कहा जाता है। पूर्व दिक्ति में चली जाती हैं। सोन जूही में पीली कली लगी है आज, उसको देख के ये पूर्व दिक्ति फ्लैशबैक में चली जाती हैं। इनका मस्तिष्क जो है पीछे जाकर, कुछ समय पीछे जाकर गिल्लू को याद करने लगता है। लिखती है लेखिका कि उस समय, यानी जब गिल्लू था उस समय सोन जूही को के तरफ देखने पर कली का इंतजार आता था लेखिका को कि सोन जूही में कोई कली लगी है कि नहीं, लेकिन आज कली को देखकर उस लघुगात यानी छोटे शरीर वाले प्राणी गिल्लू की याद आ रही है। लेखिका कहती हैं, फ्लैशबैक में जाकर, पूर्व दिक्ति में जाकर लेखिका कहती हैं कि सोन जूही में कली की खोज में, यानी कि सोन जूही की तरफ देख रही थी कि कोई उसमें फूल, कोई नई कली लगी है कि नहीं। सोन जूही की तरफ देखते देखते उनका ध्यान दो कौवों के ऊपर, काकद्वय लिखा है इन्होंने, काकद्वय, दो कौवों के ऊपर इनका ध्यान चला जाता है। लेखिका लिखती है कि कौवे, ऐसा लग रहा था कि कोई छुआ छुआ का खेल खेल रहे हैं, जैसे बच्चे सामान्यतः खेला करते हैं, वो उसको छूता है, वो उसको छूता है। तो उन दो कौवों को देखकर लेखिका को लगा कि ये कोई छुआ छुआ का खेल खेल रहे हैं। और वो कौवे के कहानी में कौवे का जो चरित्र होता है उसमें खो जाती है कि कौवे को कैसे देखा जाता है हमारे समाज में। लिखती है कि कौवा एक ऐसा प्राणी है जो एक ही साथ समादरित भी है और निरादरित भी है, यानी कि अपमानित भी है और सम्मानित भी। जब कौवा बोलता है तो उसको अतिथि के आगमन की सूचना के रूप में भी देखा जाता है, जो कि शुभ होता है, और उसकी कर्कश ध्वनि के चलते उसकी बोली को अशुभ भी माना जाता है। तो इसी उधेड़-बुन में वो लगी हुई हैं। तब तक इनका ध्यान गमले और दीवार के बीच में, गमला वो जिसमें सोन जूही का पौधा लगा है, उस गमले और दीवार के बीच में उनका ध्यान जाता है और जाके एक लघुगात प्राणी पर अटक जाता है। लेखिका को यह समझते देर नहीं लगती कि ये गिलहरी का बच्चा है और गिलहरी के का जो घोंसला है उससे गिर पड़ा होगा और उसमें कौवे जो है अपना सुलभ आहार हो जाए, यानी कि भाग भी नहीं पाएगा, आसानी से मिल जाएगा और उनका आहार बन जाएगा। कौन? गिलहरी का बच्चा। फिर उसको उठाकर ले आती हैं और देखती हैं कि उनके गिलहरी के बच्चे को उठाने तक दोनों कौवों ने मिलकर उस पर दो चोंच का घाव कर दिया है। उनको कौवे के चोंच के दो घाव उस पर दिखाई देता है गिलहरी के बच्चे के शरीर पर। फिर उनको याद आता है कि एक लोकोक्ति है, एक कहावत है कि कौवे के चोंच से घायल जीव की मृत्यु हो जाती है। फिर भी हताश नहीं होती, उसको लेकर आती हैं और उसकी शुश्रूषा करती हैं, उसका इलाज करने का प्रयास करती हैं, मरहम लगाती हैं पेंसिलिन का। पेंसिलिन एक सामान्य दवा है जो कटने पर लोग लगा लेते हैं। तो पेंसिलिन लगाकर उसका उपचार करती हैं। उसको रुई दूध में भिगाकर उसके मुंह में डालने का प्रयास किया जाता है, पानी पिलाया जाता है। किसी तरह वह गिलहरी का बच्चा स्वस्थ होता है। उस लघुगात प्राणी में नवजीवन का संचार धीरे धीरे हो जाता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। लेखिका लिखती है कि उसके जीवन का पहला वसंत आता है और वह खिड़की से बाहर पता नहीं क्यों झांकते रहता है। इसके पहले लेखिका लिखती हैं कि वो बहुत तरह से उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करता है, पर्दे की सवटों में छुपा रहता है उनको चकित करने के लिए। उसको फूल की डलिया में रुई बिछाकर वे उसके लिए झूला बना देती हैं, उसमें झूलता रहता है। लेकिन जब वो बाहर जाने का जब उसकी इच्छा होती है तो उसको भांप लेती हैं लेखिका और खिड़की में जो जाली लगी हुई होती है उसके कोने को मोड़कर उसको बाहर जाने का रास्ता उसके लिए बना दिया जाता है। मोटर दुर्घटना के कारण वो अस्वस्थ हो जाती हैं और अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं। अस्पताल से छुट्टी के बाद जब वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि गिल्लू के का जो झूला है उसमें लोगों ने ढेर सारे काजू रखे हुए हैं, लेकिन वह काजू खाया नहीं है, काजू ऐसे ही पड़ा हुआ है। यानी कि जो
लेखिका इस बात के द्वारा ये दर्शाने का प्रयास करती हैं कि जो आत्मिक लगाव है लेखिका का उस छोटे से जीव के प्रति या उस जीव का लेखिका के प्रति, उसके कारण लेखिका को न देखकर बिल्लू वह का जो लेखिका के हिसाब से, लेखिका के अनुसार जो उसका प्रिय खाद्य पदार्थ है उसको भी मन से नहीं खा रहा है। फिर लेखिका उसके बारे में लिखती हैं कि मेरे पास बहुत सारे और भी प्राणी हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे थाली में से कुछ निकाल के खा ले। बिल्लू एक उनमें से अलग ही था। जैसे ही लेखिका खाने के लिए बैठती हैं वो उनकी थाली में जाके बैठने का प्रयास करता है, किसी तरह उसको सिखाती हैं, ट्रेंड करती हैं कि वह थाली से बाहर बैठे, और वो बाहर बैठना सीख लेता है और एक एक दाना निकालकर खाते रहता है। फिर लेखिका लिखती हैं कि लेकिन गिलहरी का जीवन जो है वो 2 साल से ज्यादा का नहीं होता है, और वो समय भी आ गया। रात भर पीड़ा में छटपटाता रहा। जब लेखिका ने उठकर उसको देखा तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे। उन्होंने हीटर जलाकर उसको गर्म करने का प्रयास किया, लेकिन लेखिका लिखती हैं कि सुबह की पहली किरणों के साथ ही वह दूसरे जीवन में जागने के लिए सो गए। तो ये है बिल्लू कहानी।